28 मार्च 2024 रात के 10:30 बजे बांदा जेल के बैरक नंबर 16 में अचानक एक शख्स चिल्लाया, पानी पानी। उसका चेहरा काला पड़ रहा था, आंखें बाहर निकल आई थीं, हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। जेल के डॉक्टर ने दौड़कर उसे देखा और हाथ खड़े कर दिए। कुछ नहीं हो सकता, ये कोई आम कैदी नहीं था, ये था उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का बेताज बादशाह मुख्तार अंसारी। और सबसे हैरान करने वाली बात, ठीक 7 दिन पहले 21 मार्च 2024 को उसने बाराबंकी की सिविल कोर्ट में लिखवाया था, मुझे बांदा जेल के अंदर धीमा जहर दिया जा रहा है, मेरी रगों में दर्द है, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, मैं जल्द ही मर जाऊंगा। कोर्ट ने अर्जी तो दर्ज कर ली, लेकिन किसी ने जल्दबाजी नहीं दिखाई। एक माफिया की रोज रोज की शिकायत क्या नई बात थी। लेकिन जब 7 दिन बाद मुख्तार ने जेल के ठंडे फर्श पर आखिरी सांस ली, तो पूरे देश ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, क्या सच में उसे जहर दिया गया था या ये सिर्फ एक और मौत थी। साल 1963, उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर। मुख्तार अंसारी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसका नाम इतिहास के पन्नों में सोने से लिखा था। उसके परदादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रह चुके थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़े थे। उसके नाना ब्रिगेडियर थे। परिवार में स्वतंत्रता सेनानियों की फहरिस्त थी। ये वो परिवार था जिसने देश के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया था। मुख्तार ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU से पढ़ाई की। एक दौर था जब लोग कहते थे ये लड़का बहुत आगे जाएगा, लेकिन मुख्तार के अंदर बचपन से ही एक अलग तरह की जिद थी। उसे पढ़ाई लिखाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हां, स्टूडेंट लीडरशिप में उसका नाम था। वहां उसने सीखा लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे डर को हथियार बनाया जाता है। उसे ताकत चाहिए थी, पैसा चाहिए था, और वो भी शॉर्टकट से। मुख्तार ने सबसे पहले गाजीपुर और मऊ के इलाकों में अपनी दबंगई जमानी शुरू की। वो अपने कुछ साथियों के साथ जमीनों पर कब्जा करता, व्यापारियों से हफ्ता वसूलता और विरोध करने वालों को सबक सिखाता। उसका तरीका एकदम सीधा था, या तो पैसा दो या जान से हाथ धो बैठो। इसी चोरी चकारी के बीच मुख्तार के हाथों पहली बार खून हुआ। उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। उस दौर में पूर्वांचल में जुर्म करना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन मुख्तार को समझ आ गया था कि लोगों के अंदर डर पैदा करके ही वो पैसा और पावर कमा सकता है। 90 का दशक आते आते पूर्वांचल एक और खूंखार नाम से कांपने लगा था, मुख्तार अंसारी। पुलिस उसके इलाके में घुसने से पहले 10 बार सोचती थी। अगर उसका कोई गुर्गा पकड़ा जाता तो मुख्तार पुलिस स्टेशन पर सरेआम दबंगई करके उसे छुड़ा लाता था। उसके खौफ का ये आलम था कि लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। 1996 मुख्तार ने राजनीति में कदम रखा। उसने बहुजन समाज पार्टी BSP के टिकट पर मऊ सदर सीट से चुनाव लड़ा और जीत गया। वो अब सिर्फ एक माफिया नहीं था, वो माननीय मुख्तार अंसारी था। विधायक बनते ही मुख्तार का खौफ पूरे पूर्वांचल में फैल गया। जिस मऊ में कभी वो छोटा मोटा गुंडा हुआ करता था, अब उस पूरे शहर का हर बड़ा ठेका सिर्फ मुख्तार के नाम पर छूटता था। दहशत इस कदर थी कि कोई दूसरा ठेकेदार मुख्तार के सामने टेंडर का फॉर्म भरने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता था। जो भी उसकी बात टालता, उसका अगले हफ्ते नामो निशान मिट जाता था। 1996, 2002, 2007 और 2017 उसने लगातार चुनाव जीते। उसके पास अब 100 से ज्यादा शार्प शूटर्स की एक पूरी प्राइवेट आर्मी थी, जिसके पास AK-47, कार्बाइन, पिस्टल और ग्रेनेड जैसे हथियार थे। 2012 में उसने अपनी खुद की पार्टी कौमी एकता दल बना ली। उसका भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद बना। पूर्वांचल की सियासत पर अंसारी परिवार का कब्जा हो गया। कोई भी बड़ा ठेका उनकी इजाजत के बिना नहीं होता था, कोई भी निर्माण कार्य उनके हिस्से के बिना नहीं होता था। 29 नवंबर 2005 गाजीपुर का मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने पहुंचे। गाड़ी रुकी ही थी कि काल बनकर आए हमलावरों ने चारों तरफ से घेर लिया।
फिर शुरू हुई वो गोलियों की बारिश जिसने पूरे यूपी को सन्न कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 6 AK-47 राइफलों से लगभग 500 राउंड फायरिंग हुई। कृष्णानंद राय के शरीर में 21 से अधिक गोलियां लगीं और जैसे उन्हें मिट्टी में मिला देना था, उनकी चोटी तक काट डाली गई। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक संदेश था, यहां का मालिक मैं हूं। पूरे देश में सनसनी फैल गई। सीबीआई ने जांच की, लेकिन 2019 में एक अदालत ने मुख्तार और उसके भाई अफजाल अंसारी को इस केस से बरी कर दिया। क्यों? क्योंकि गवाहों के मुंह पर ताला था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुख्तार के खिलाफ कोर्ट में बोल सके। जिसने भी बोलने की कोशिश की, वो अगले हफ्ते मृत पाया गया। 2017 उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। नई सरकार का रवैया एकदम साफ था, माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। मुख्तार पर एक के बाद एक केस दर्ज होने लगे। उसकी 605 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलने लगे। उसके गैंग के सैकड़ों गुर्गे सलाखों के पीछे डाले गए और 2005 से लेकर 2024 तक लगभग 19 साल मुख्तार जेलों में ही रहा। लेकिन जेल उसके लिए कैद खाना नहीं, बल्कि उसका नया हेडक्वार्टर था। कहा जाता है कि जेल के अंदर भी वो मोबाइल चलाता था, बाहर से संपर्क बनाए रखता था, अपने गैंग को निर्देश देता था। जेल अधिकारी तक उसकी जेब में थे। उसके एक इशारे पर जेल के अंदर सब कुछ बदल जाता था। कैदी उसकी चपरासी करते थे। मुख्तार अपने आखिरी दिनों में बांदा जेल के बैरक नंबर 16 में बंद था। 2021 से 2024 तक वो वहीं रहा। लेकिन फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने सबकी नींद उड़ा दी। मुख्तार ने अपने वकीलों से शिकायत करनी शुरू की। मेरे खाने में कुछ मिलाया जा रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। शुरू में किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। एक माफिया की रोज रोज की शिकायत क्या नई बात थी। लेकिन 21 मार्च 2024 को उसने कोर्ट में अर्जी दी और उस अर्जी ने हिलाकर रख दिया। अर्जी में लिखा था, मुझे बांदा जेल के अंदर धीमा जहर दिया जा रहा है। 40 दिनों से मेरे खाने में कुछ मिलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, रगों में दर्द है, मेरी जान को खतरा है। कृपया मेरी सुरक्षा के आदेश दें। कोर्ट ने अर्जी तो दर्ज कर ली, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। किसी ने यह नहीं सोचा कि एक माफिया इतनी बेबसी से क्यों लिख रहा है। और फिर आई 28 मार्च 2024 की वो रात। बांदा जेल के बैरक नंबर 16 में अचानक हड़कंप मच गया। मुख्तार अंसारी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। उसने चिल्लाया, पानी पानी। जेल के डॉक्टर दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खबर फैलते ही मुख्तार के परिवार में कोहराम मच गया। उसके भाई अफजाल अंसारी, गाजीपुर से सांसद, और बेटे अब्बास अंसारी, पूर्व विधायक, ने एक साथ कहा, यह हत्या है। जेल के अंदर मेरे भाई को जहर दिया गया है। अफजाल अंसारी ने मीडिया के सामने कहा, मैंने मौत से पहले मुख्तार से बात की थी। वो कह रहा था मुझे जेल में धीमा जहर दिया जा रहा है। बेटे अब्बास अंसारी ने कोर्ट में दावा किया, पापा के शरीर पर निशान थे, नाक और कान से खून आ रहा था, आंखें सूजी हुई थीं, पेट फूला हुआ था। ये हार्ट अटैक के लक्षण नहीं है, ये जहर के लक्षण है। और फिर सामने आई वो अर्जी जो ठीक 7 दिन पहले कोर्ट में दाखिल हुई थी। मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है। अब सवाल उठने लगे, क्या सच में उसे जहर दिया गया था? मुख्तार की मौत के बाद यूपी सरकार हरकत में आ गई। बांदा के जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल को जांच के आदेश दिए गए। पोस्टमार्टम किया गया। जेल के खाने के सैंपल लिए गए। नमक, गुड़, चने, सब्जी, सब कुछ। विसेरा, आंतरिक अंगों को जांच के लिए भेजा गया। 5 महीने बाद 16 सितंबर 2024 को रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में लिखा था, मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई। खाने में कोई जहरीला पदार्थ नहीं मिला। जेल के स्टाफ ने खाना खुद चखा था। उस दिन और उससे 2-3 दिन पहले कोई और कैदी बीमार नहीं हुआ। सरकार ने कहा, देखा, कोई साजिश नहीं थी, स्वाभाविक मौत थी। लेकिन परिवार और लाखों लोगों के मन में एक ही सवाल था। रिटायर्ड आईपीएस एसआर दारापुरी ने कहा, अगर एक कैदी मौत से पहले कह रहा है कि उसे मारा जाएगा और फिर 1 हफ्ते में वो मर जाता है, तो इसमें कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों, मुख्तार अंसारी की कहानी सिर्फ एक माफिया की कहानी नहीं है। ये उस सिस्टम की कहानी है जिसने उसे पनाह दी और फिर उसी सिस्टम ने उसे मिट्टी में मिला दिया। बैरक नंबर 16 आज भी सील है। मुख्तार के कपड़े, किताबें, सामान सब वैसे ही पड़े हैं जैसे थे।
जेल प्रशासन ने अब तक कोई सफाई नहीं करवाई है। क्यों? किससे डर रहे हैं? क्या सच में उसे धीमा जहर दिया गया था, या ये सिर्फ एक अपराधी का अंत था जो अब दुनिया के लिए कोई मायने नहीं रखता? मुख्तार ने अपनी आखिरी अर्जी में जो लिखा था, शायद वही सबसे बड़ा सबूत है, लेकिन जांच एजेंसियों की रिपोर्ट ने उस पर विराम लगा दिया। सवाल हवा में तैर रहा है, क्या ये न्याय था या सिर्फ एक और मौत? कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है, मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया था या फिर ये कोई बड़ी साजिश का हिस्सा था? अगली कहानी किस पर चाहिए, विकास दुबे, पदन सिंह बद्दू या कोई और? कमेंट में बताइए। जय हिंद। सो गाइस, आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा एक माफिया का पूरा जीवन काल, और उसमें जो है उसकी किस तरह मृत्यु हुई और कैसे का उसका राज रहा है, और कैसे का उसने लोगों को परेशान किया और लोगों से हत्या भी वसूला। एक घटना है, ठीक है, इस तरह से सब शुरू हुआ। फिर भाई बताओ, यूपी में पहले इतना करप्शन था, तो जो भाई माफिया लोग भाई सत्ता में आ गए थे, क्योंकि भाई वो सांसद रह चुका था 2 बार तो सांसद रह चुका था मुख्तार अंसारी के नाम से लोग डरते थे, और पता नहीं किन लोगों को परेशान किया था भाई सब। इसमें बहुत सारी चीज़ छुपी हुई हैं जो कि शायद बाहर नहीं आई, और इसका गैंग एक छोटा तो गैंग होगा नहीं, क्योंकि भाई साहब एक सांसद था और एक बहुत बड़ा माफिया था, और इसके पीछे कई सारे बहुत लोग काम करते होंगे। इसमें काफ़ी सारी बातें होंगी, काफ़ी लोगों को परेशान किया होगा। इसके सामने कोई बोलता भी नहीं था, इसके सामने चुनाव में भी नहीं कोई खड़ा था। देखा था आपने, एक बीजेपी के नेता थे जो उनका क्या हाल हुआ था, उसके सीने में सोच 21 गोली लगी थी। यही सब भाई देखकर जो है कुछ मुझे डर लगता था दूसरी सरकार से, और जब से अपने योगी जी की सरकार आई है तब से कुछ राहत है माफियाओं का। इन्होंने साफ कहा था, हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। वो अब काम कार्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इससे थोड़ा और हाई लेवल तक ले जाना है। और आप बात करते हैं अपने करप्शन की, तो भाई का अपने करप्शन कुछ हाई लेवल का इसमें चल रहा है, लेकिन अब उसमें भी थोड़ा सख्ती और करना पड़ेगा, क्योंकि दलित करप्शन होगा, दलित यूपी नंबर 1 पे नहीं जाएगा। हालांकि यूपी नंबर 1 पे जा रहा है, लेकिन अभी करप्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर सेक्टर में करप्शन है। हर सेक्टर में कहीं भी जाओ, कोई भी चीज़ उठाओ, करप्शन है, ठीक है। और जैसे कि हम क्या बताएं, जैसे कि एक वीडियो आपने पूरा देखा होगा कि कैसे क्या हुआ, और शायद रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया था कि, तो भाई एक माफिया का अंत ऐसे ही होना चाहिए, और ये तो थोड़ा अच्छे तरीके से अंत हुआ भाई साहब। इसको तो फांसी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक बंदा, क्योंकि लोगों को भाई परेशान करना एक अच्छा काम थोड़ी ना होता है। यानी कि भाई हफ्ता वसूली, एक तरह मर्डर लिखा, तो मर्डर दूसरे को लेकर दिखाया गया, बाकी जो और भी कर चुका हुआ शायद, क्योंकि भाई साहब इसके पास कोई पावर नहीं और सत्ता में था, और सत्ता में जो गया भाई ज़्यादा चूर हो जाता सत्ता में। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई आप लोगों को जनता एक सांसद बनाई है आप लोग, आप पे भरोसा करके, लेकिन भाई जनता भी क्या करे, दूसरा कोई आता नहीं था। आता था तो भाई साहब अपने धमकी से उन्हें वो कर देता था, दूसरा आएगा तो करेगा क्या। और कुछ सिस्टम की तब लापरवाही थी ज़्यादा, इसीलिए वो यहाँ तक घुस पाया। और आज सो गाइस, अगर जो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो आगे और भी लोगों तक पहुँच के क्या थी सच्चाई, कैसा था भाई मुख्तार अंसारी, उसके क्या थे काले कारनामे, और कैसे ठेका लोगों को धमकी देकर पास पाता था, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई ठेके में शामिल नहीं होता था, जब ठेका में जब कोई टेंडर पास होता था वगैरह उसके हाथ भी, ये सब क्या चल रहा था भाई साहब। लेकिन अब कुछ माहौल कंट्रोल है इसमें, जब से योगी सरकार आई है यूपी में, तब से कुछ माहौल कंट्रोल है, हम मानते हैं, लेकिन थोड़ा सिस्टम को थोड़ा और एक्टिव होना पड़ेगा। सो गाइस, आज के वीडियो में कुछ इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।